हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल ओवर एनसीईआरटी। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन स्टडीज एज वेल। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑफ बेसिक राइटिंग स्किल्स। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले, अगर डियर स्टूडेंट यू आर न्यू इन आवर चैनल, प्लीज़ गेट इट सब्सक्राइब बिकॉज वी विल ब्रिंग दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज ओनली फॉर यू if you can motivate us. So dear student, please subscribe the channel and hit the like button and watch the video till the end because the session is very important and it is going to clear your doubt about all the writing skills that are given in your IT books. Okay, so we have here yes writing skill. तो देखो डियर स्टूडेंट, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन enables both sender and receiver to express and also understand the shared message with ease and comfort without leading to any miscommunication or confusion. Any lapse on senders or receiver side may lead a communication failure. तो डियर स्टूडेंट, जो राइटिंग स्किल्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज आप जो लिखते हैं वो जो राइटर पढ़ेगा तो आपको एकदम अच्छा स्पष्ट भाषा में लिखना होता है। अगर आप अच्छी तरह नहीं लिखोगे तो क्या होगा, जो रीडर होगा और रिसीवर होगा वो ऑब्वियसली जो है समझ नहीं पाएगा आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए डियर आपको जब भी अपना मैसेज लिखना है अच्छी तरह लिखना है, ठीक है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल? देखो, राइटिंग स्किल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर करियर एज वेल एज ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डन थ्रू रिटन फॉर्मेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल। आपने देखा होगा हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर्मल लेटर लिखना है या फिर कुछ भी लिखना है, हर किसी के लिए आपको जो है राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो डियर स्टूडेंट, राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करनी है करियर में और साथ ही साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन भी जो है रिटन फॉर्मेट में ही की जाती है, भले ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिग हो या स्मॉल हो। तो 3 एक्सपेक्ट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेंडर के लिए जब वो रिटर्न मैसेज लिखता है, वो होते हैं यूज़ करेक्ट ग्रामर, सेकेंड इज सेलेक्ट राइट वर्ड्स एंड द थर्ड इज फॉर्म ईजी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। देखो, यूज़ करेक्ट ग्रामर, अगर आप मैसेज में करेक्ट ग्रामर यूज़ करोगे, करेक्ट थिंग यूज़ करोगे तो फिर जो है, जैसे कभी कभी क्या होता है हम लोग मेल क्लाइंट्स के लिए शी लिख देते हैं तो ऑब्वियसली बात है मेल क्लाइंट को बुरा लगेगा और इससे जो है बहुत सारी क्या हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप्स टूट सकती है और साथ ही साथ जो है डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। सेकंड इज सेलेक्ट राइट वर्ड्स। आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना जो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के वर्ड्स हैं जो आपका रिसीवर समझ ही नहीं पा रहा है। आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि नॉर्मल वर्ड्स हों जिसको जो है रिसीवर समझ पाए, है ना। तो सेलेक्ट राइट वर्ड्स। देन सेकंड इज फ्रॉम ईजी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। फॉर्म ईजी सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स आपको एकदम ईजी सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। ये नहीं कि आपने जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिससे ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी भाई ये क्या कहना चाहते हैं, है ना। नेक्स्ट है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है डियर स्टूडेंट? फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जस्ट हमें हिंट देता है कि सेंडर जो है क्या मैसेज हमसे कन्वे करना चाहता है या क्या मैसेज हमें कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट जस्ट गिव्स अ हिंट ऑफ द आइडिया दैट सेंडर ऑफ द मैसेज वांट्स टू कम्युनिकेट। सो फ्रेज जो है सिर्फ पार्शियल मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है और फ्रेज के पास फाइनाइट वर्ब्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग, हार्ड वर्क, सेट असाइड, डिफिकल्ट टास्क, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग टू एन आइडिया ऑफ अ सेंडर इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग दे दे, जो आइडिया सेंडर हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ऐसे चीज़ों को हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे बर्ड फ्लाई, इट इज़ गुड कॉलेज, द चिल्ड्रन ऑफ दैट स्कूल वोर ब्लू यूनिफॉर्म, है ना। अब आते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस में। सो डिस्टेंट देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट आर दीज 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस? असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑल्सो वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट असर्टिव सेंटेंसेस। तो असर्टिव सेंटेंस जैसे वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि फैक्ट स्टेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को या फिर रिपोर्ट, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस ही कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग भी निकाल सकते हैं। तो फर्दर असर्टिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स होते हैं जो कि है आपके क्या कहते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होता है जो हमेशा पॉजिटिव मीनिंग ही कन्वे करेंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज़ नॉट अ रिच मैन, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस।
आपको कोई भी चीज़ का क्वेश्चन पूछना है, यू हैव टू यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दैट आर यूज टू मेक इंक्वायरी, दैट आर यूज टू मेक इंक्वायरीज और आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच आर यूज टू रिक्वेस्ट और टू कमांड समवन और टू जस्ट ऑर्डर समवन या एडवाइस देना, इन सब चीज़ों के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसे वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो है हम लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गया, सॉरो हो गया, ये सारी चीज़ें। जैसे वाओ आवर टीम वॉन द मैच, ब्रावो वी वॉन द मैच, है ना। हाउ फास्ट टाइम्स फ्लाइज, है ना। ओह आई ब्रोक माई स्पेक्टिकल्स, what a wonderful piece of art this is. Next is parts of sentence. There are two parts of sentences, dear student. What are these two parts? These two parts are subject and predicate. Subject क्या होता है dear student? जिसके बारे में बात की जा रही है, और predicate वो आ रहा है, वो होता है जो subject के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। Parts of speech में आते हैं. There are 8 parts of speech in English. What are these 8 parts? First, noun, pronouns, adjectives, adverbs, conjunctions, and we have prepositions, we have interjections, and we have last which is verb, ठीक है। अब देखो नाउन में सबसे पहले नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, थिंग और समथिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया पेन, डॉग, दिस ऑल आर नाउन। प्रोनाउन जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं, जैसे शी इज़ डूइंग वर्क। हर बार हम लोग अगर प्राची 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 इस्तेमाल करेंगे तो इट विल नॉट लुक नाइस, है ना। सो वी विल यूज इंस्टेड ऑफ प्राची वी कैन यूज शी, okay. Next is adjective. Adjective which describes the noun or it qualifies the noun. Like I have said I have 2 dogs, so how many dogs I have? 2, ठीक है। This is dogs is noun. How I have classified or how I have describe it by using 2, ठीक है। Next is verb. Verb is just nothing but any work or action done by something, okay, like to, be, have, do, like this, okay. Adverb. What is adverb? Adverb describes a verb, an adjective and also adverb, ठीक है। तो देखो डियर स्टूडेंट, जैसे क्विकली, साइलेंट, वेल, बैडली, ऑल दीज, ओके। प्रीपोजिशन यू ऑल नो, इट लिंक्स टू नाउन, है ना, टू अदर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउज इन द सेंटेंसेस, है ना। सो जैसे टू, एट, आफ्टर, ऑन, बट, ऑल दो, स्टिल, येट। देन कंजंक्शन जॉइन क्लॉजेज और सेंटेंसेस विद टुगेदर, ओके। नेक्स्ट जैसे आई लाइक पिज्ज़ा बट I like pizza and burger. I like sandwiches but I don't like pasta, है ना। Interjection, what are these? These are short, these are dear student short explanation sometimes inserted into the sentences. जैसे ouch that hurt, hi how are you, well I don't know, ठीक है। So dear student, इस तरह जो है हमने यहाँ पे देख लिए what are the parts. Now there is very important part over here. All words in English language come from above mentioned 8 parts of speech and help us to formulate our ideas into understandable sentences. As words may have both denotative and connotative meaning, it is important that you understand each word properly before using it. This is very important, dear student. If you are using any word along with conversation, so you have to understand what is the meaning of that word, right? So denotative meaning just informs and names object without indicating its positive or negative quality. Denotative meaning जो होती है dear student, वो डायरेक्ट इन्फॉर्म कर देती हैं, वो जो है डायरेक्ट dear student इन्फॉर्म कर देती है नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट इंडिकेटिंग कि वो पॉजिटिव हैं या उनमें पॉजिटिव है या नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। जैसे वर्ड्स लाइक टेबल, बुक, ये सारे इनमें हम लोग जब भी यूज़ करते हैं वी डोंट क्वालिफाई दैट दिस टेबल इज़ वेरी बैड या दिस टेबल इज़ नॉट वर्थ इट or whatever. We don't classify them as negative or positive, right? So next is connotative. Connotative meaning on other hand contains qualitative judgment and personal reactions. Words like honest, जिसमें हम लोग अपने personal reaction देते हैं, cheap, है ना, sincere, etc. ठीक है, कॉनोटेटिव बाय नेचर। तो ये सारी चीज़ें आए हो वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स में। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। व्हाट आर दैट टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल? दीज आर इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। अब ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल एंड द इज डेफिनेट आर्टिकल। सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ताकि हम लोग इन ऑर्डर टू यूज़ दीज टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स करेक्टली हमें क्या करना होता है, हमें जो है ये रिमेंबर करना होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग ऑफ द वर्ड जो है डिफरेंट होती है उसके प्रोनाउंसिएशन से,
है ना, स्पेलिंग डिफरेंट होती है. देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हुज प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग एल्स एंड द स्पेलिंग इज समथिंग एल्स बिकॉज मेनी वर्ड्स इन बिटवीन द वर्ड्स आर साइलेंट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट 26 alphabets are there and we know that 5 vowels are there. Okay, so next is what are the rules for using a and n. Okay, अब देखो रूल नंबर ए, जो ए होता है डियर स्टूडेंट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इनडेफिनेट आर्टिकल, ये जो है यूज़ किया जाता है बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स. पर मील्स के आगे पहले क्या होना चाहिए, एक एडजेक्टिव होना चाहिए. ठीक है. रूल नंबर 2 ये होता है कि ए और एन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जो कि जो है रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं यूज़ बिफोर सिंगुलर अकाउंटेबल नाउन, जिनको हम लोग जो है एक क्लास के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं. क्लास का मीनिंग क्या है, द काउ. द काउ से, काउ का मतलब ये नहीं है कि भाई द काउ मतलब कि सिर्फ एक ही काउ की बात की जा रही है. द काउ मीन्स द होल क्लास ऑफ काउ. ठीक है, तो काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल. रूल नंबर 3 होता है, इट must be born in the mind that men and women when used in general sense to represent mankind as a whole never takes an article. ये कभी भी आर्टिकल नहीं लेते हैं जब ये पूरी होल ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं. नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, ए कैन बी यूज विद मिस, मिस्टर एंड मिसेज वेयर बाय फर्स्ट नेम प्लस फर्स्ट नेम और सरनेम. ठीक है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, तो देखो डियर स्टूडेंट ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे रूल नंबर 5 में, जो कि है ए और एन जो है यूज़ किया जाता है आफ्टर द वर्ड्स लाइक मैनी, रेदर, सच, क्वाइट एक्सेट्रा. ठीक है, इनके जो है स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे मैनी अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अटेंडिंग द पार्टी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट हम लोग ने यूज़ करा, कौन से वर्ड्स के साथ यूज़ करना है, मैनी, रेदर, सच, क्वाइट एक्सेट्रा. ठीक है, अब देखो डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसको कैसे यूज़ करना है. तो रूल नंबर फर्स्ट है, द इज़ यूज बिफोर नाउन डिनोटिंग हॉस्पिटल, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, प्रिजन एक्सेट्रा. ये में से कोई भी वर्ड आता है आपको द बेझिझक यूज़ कर देना है. द जो है यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव अगर वो सुपरलेटिव डिग्री में है. एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती है. फर्स्ट इज सिंपल, जो कि आपको पता ही है एडजेक्टिव होता है नॉर्मल. सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव. तो सुपरलेटिव के साथ यूज़ किया जाता है. ठीक है, द इज यूज विद नाउन्स इंडिकेटिंग यूनिक एज, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर या स्पेशल थिंग के बारे में आप बात करो, स्पेसिफिक थिंग के बारे में, तो आप लोग द का यूज़ करते हो. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, अब द इज़ यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मटेरियल अगर उसको हम लोग एडजंक्ट में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो डियर जैसे द गोल्ड यू ब्रॉट, स्पेसिफिक पर्टिकुलर थिंग, द गोल्ड यू ब्रॉट फ्रॉम दुबई इज़ ऑफ गुड क्वालिटी. तो हमने कनेक्ट कराना वही गोल्ड जो तुम दुबई से लाए थे, तो यानी कि पर्टिकुलर गोल्ड की बात की जा रही है. नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, अच्छा रूल नंबर 5 विच इज द इज यूज बिफोर सिंगल इन अकाउंटेबल नाउन विच पिक्स आउट वन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास सच एज रिच, पुअर एंड डच. ठीक है, इन सब के आगे ये जो है यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन में. ये पैराग्राफ क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे. देखो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो एक ही टॉपिक में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उन सब सेंटेंस को अलग अलग लिखने के बजाय वी जस्ट मर्ज देम एंड वी मेक वन पैराग्राफ. ओके, सो द पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस डीलिंग विद अ सिंगल टॉपिक. ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड sentences dealing with the single topic. Almost every piece of writing you do, if that is longer than the few sentences, should be organized into paragraph. This is because paragraphs show a reader where the subdivisions of writing begin and end, does help the reader see its organization and grasp its main point. Learning to write good and thus helping reader to see its organization and grasp its main point. Learning to write good paragraph will help you as a writer to stay on track during your drafting and revision stages. Good paragraph also greatly assist your readers in following piece of writing. You can have fantastic ideas, but if those ideas aren't presented in organized matter, you will not be able to hold your readers to read your writings till the
एंड, तो इसलिए आपको पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. ठीक है डियर स्टूडेंट. पैराग्राफ्स कैन कंटेन मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. द पैराग्राफ कुड कंटेन अ सीरीज ऑफ ब्रीफ एग्जाम्पल्स और अ सिंगल लॉन्ग illustration of a journal point. It might describe a place, character, or a process, narrate a series of events, compare or contrast two or more things, classify items into categories, or describe causes and effects. Regardless of the kind of information they contain, all paragraphs share certain characteristics such as unity. The entire paragraph concerns itself with सिंगल फोकस, यानी कि पैराग्राफ में जो चीज़ होनी चाहिए डियर स्टूडेंट वो होती है यूनिटी. आपके पैराग्राफ एक ही टॉपिक को रिलेट करना चाहिए थ्रू आउट जब तक आप पैराग्राफ लिख रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना आपका टॉपिक कुछ और है आलो आप भाग कहीं और रहे हैं, है ना. तो चेंज नहीं होना चाहिए टॉपिक से, आप लोग हटने नहीं चाहिए. Then है coherence. Coherence है dear student, it makes paragraph easily understandable to the reader. In a coherent paragraph, each sentence relates clearly to the topic or a controlling idea. Paragraph coherence may also be related to its length. ठीक है. Some other techniques that you can establish in coherence paragraph are listed below. Repeat keywords or phrases. अगर आप रिपीट करेंगे तो फिर जो है आपका वो कंसिस्टेंट दिखाएगा कि आप इस पैराग्राफ में उसी आइडिया में हो. ठीक है. और भी कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जैसे वर्ड्स टेंस आप सही यूज़ करने होते हैं आपको, और ट्रांजिशन वर्ड्स और फ्रेजेस जो होते हैं बिटवीन द सेंटेंसेस बिटवीन द पैराग्राफ, ये भी आपको जो है सही तरीके से यूज़ करने होते हैं. तो आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, so dear student, from here we have completed at this chapter which is the communication skill. It was really a very interesting chapter. Now let us do a self-assessment. Choosing appropriate dash to convey idea is in the form of message is very important in written communication. Choosing appropriate words and phrases both are correct. तो यहाँ पे both A and B आएगा. Lack of dash in expressing ideas, lack of clarity of sentence in expressing ideas may lead to failure of any written communication. ठीक है. Next is distinct. Effective writing skill is the product of long hours of knowledge and practice. ठीक है. नेक्स्ट इज डियर व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ राइटिंग स्किल. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइटिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर एज ऑल द फॉर्मल, जो भी फॉर्मल रिटर्न चीज़ें होती हैं, रिटर्न चीज़ फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन. ठीक है. जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं सब रिटर्नली होती हैं. ठीक है. तो बिकॉज राइटिंग स्किल प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर करियर एज ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डन इन द रिटन फॉर्मेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बिग और स्मॉल. द थ्री इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट दैट सेंडर टू शुड कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ मैसेज शुड बी what? Use correct grammar. Second is select right words. And the third one is form easy sentence structure. I hope this is clear. Next is write a short note on paragraph construction. So you can write a short note like this, that paragraph is something like that, है ना. तो आप अच्छी तरह से इसकी definition लिखोगे. paragraph सबसे पहले आप लिखोगे paragraph is a collection of related sentences dealing with a single topic. ठीक है. तो ये सही चीज़ें आप लोग लिख दोगे. उसके बाद आप लिखोगे कि पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. सो दीज ऑल थिंग्स यू विल राइट. तो इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत कंप्लीट और अच्छा बनेगा. ठीक है डियर स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, आप लोग इसमें जो है डियर स्टूडेंट क्या लिख सकते हो, इसमें आप लोग लिख सकते हो कि अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस डीलिंग विद अ सिंगल टॉपिक. एवरी पीस ऑफ राइटिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू paragraph. A paragraph could contain a series of brief example or a long single illustration of journal point. It can also contain many different kinds of information. ठीक है. ऐसे करके dear student you can form the answers. Now the next is here. So it varies significantly from place to place, village to small towns to big cities. So इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है eye contact. The image should not be sent if the channel is not suitable, या फिर the message should not be sent if channel is not suitable, it is negative या it is complex. When the channel is not suitable, dear student, it is negative है, तब भी आप अपना जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो तो आप करके ही रहोगे, है ना. it is complex तब भी आप करके ही रहोगे. लेकिन if channel is not suitable, how your message can reach. ठीक है. तो मेन इज चैनल
Which of the following indicates the sender that his her message had been received by receiver? अब देखो जैसे रिसीवर जब मैसेज पढ़कर डिकोड कर कर अगर आपको रिप्लाई बैक करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि येस रिसीवर हैज़ लिसन आवर मैसेज, रिसीवर हैज़ सीन आवर मैसेज, है ना, आपको कंफर्मेशन हो जाएगी. तो फीडबैक. नेक्स्ट इज फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट सेंडर कीप्स हिज मैसेज फ्री फ्रॉम किससे, प्रेजुडिस से. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. ओके सो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑल ऑफ दीज में आप लोग क्लिक करोगे. ठीक है. नेक्स्ट है अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंस डीलिंग विद अ सिंगल टॉपिक. दिस इज पैराग्राफ. दिस शो इट शोज एक्शन और एग्जिस्टेंस इन अ सेंटेंस. So this is verb. Then next is what are the various methods of communication? So we will write the various methods of communication are as follows. First, verbal communication. As the term suggests, in verbal communication we use words to communicate. ठीक है. So the different factors which are different things which can make verbal communication effective are vocabulary, language, है ना. So these all things, journal awareness, है ना. These all things you can write down in your notebook. Then next is non-verbal communication. So non-verbal communication, the communication is we can use anything rather than words in our communication. So non-verbal communication factors which make non-verbal communication effective are, you can write some of the factors like body language, body gestures, etc. ठीक है. नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज ग्राफिक कम्युनिकेशन हेल्प अस टू विजुअलाइज द मैसेज बाय यूजिंग इमेज, ग्राफ्स, चार्ट, और यू कैन राइट समथिंग लाइक एड्स एंड एक्सेट्रा. ठीक है. तो नेक्स्ट इज डिफाइन विच कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिक कम्युनिकेशन. कौन सी कम्युनिकेशन को हम ग्राफिक कम्युनिकेशन बोलते हैं? विजुअल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिक कम्युनिकेशन. डिफाइन कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट. दिस कम्स इन एग्जाम्स ऑल्सो. So what you will write in this? Define visual communication में डियर स्टूडेंट आप लोग क्या लिखोगे कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव में? इसमें डियर स्टूडेंट आप लोग लिखोगे कि कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव examines the way our shared message and practices are formed through our language, सिंबल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेजेस. कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव क्या करता है? एग्जामिन करता है कि किस तरह हमारे जो शेयर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है, और प्रैक्टिसेस हैं वो फॉर्म हुई है फ्रॉम आवर लैंग्वेज, सिंबल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेजेस. ठीक है. नेक्स्ट इज name the parts of sentences. There are two parts of sentences which are the subject and the predicate. What are the main components of body language? So what are the main components of body language dear students? The main component of body language is eye contact, head position and movement, and also we have the last not the least facial expression. ठीक है. तो सबसे पहले we will read about eye contact. So eye contact is a way which can reveal our feelings towards someone. Thus which can reveal our feelings towards someone, right? So in the way in which we look at someone after often reveals our feelings towards them at that moment. Now next is head position and movement. It is important to use proper head movement when talking or listening to people. Next is the facial expression. The 6 basic human emotions are happiness, sadness, surprise, anger, disgust and fear. Next is dear students, okay, state the elements of communication cycle. So you will write all about them. ठीक है. So the elements of communication cycle are as follows. What? Sender. ठीक है. सबसे पहले डियर स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आपका 3-4 मार्क्स का आता है तो यू विल राइट ऑल अबाउट दैट एलिमेंट्स. ओके. तो फर्स्ट डियर स्टूडेंट सेंडर. अ सेंडर इज समवन हु वांटेड टू convey some information to receiver. Then next is dear students idea. Idea is the information to be conveyed. Then next is message, the actual message to be sent. Then next is dear students encoding. Encoding means the sender selects the particular language in which
receiver and sender are comfortable and encode the message on it. Then आप लोग लिखोगे about receiver. What is communication channel? Sorry, communication channel is the medium through which the sender will send its message. Then next is, dear students, receiver. Receiver is someone who receives the message. Okay, next is, dear students, decoding. Decoding means the receiver interpret the message, understand it clearly by what, कैसे समझते हैं डियर स्टूडेंट, वो ये सारी चीज़ें समझ जाता है बाय डेसिफर्स द एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन. वो डेसिफर करता है एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन को. नेक्स्ट इज लास्ट, फीडबैक. तो फीडबैक क्या है डियर स्टूडेंट? फीडबैक में यू विल राइट द रिसीवर आफ्टर रीडिंग होल द मैसेज गिव्स फीडबैक और रिस्पॉन्स टू द सेंडर. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग. ओके, ये नहीं है डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है verify, explain the role of language in the communication. So what is the role of language in the communication? So dear students, the role of language in the communication are, ठीक है, रोल ऑफ लैंग्वेज इन द कम्युनिकेशन आर. आप लोग क्या करोगे, क्या लिख दोगे आप? रोल ऑफ लैंग्वेज. द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द कम्युनिकेशन इज, if the language should be comfortable to both sender and receiver for effective communication. If the language in which sender is if the language in which we are communicating is not known by the receiver, so the communication cannot become effective and it can lead to many serious problems like loss of money, loss of time and etc. ठीक है. तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल सा आंसर लिख दो. लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर बोथ sender and receiver must be reasonably comfortable in language used. Then next, dear students, what role of environment in what is the role of environment in communication? So if the environment in which communication takes place is not conducive, अगर वो कंडक्टिव नहीं है जहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस कर रहा है, दैट इज इफ इट इज़ नॉइजी, डार्क, ब्लैक, स्मेली, फेटी और crowded, so it may affect the communication process adversely and the communication cannot become effective. ठीक है. नेक्स्ट इज, डियर स्टूडेंट्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूज ऑफ आर्टिकल्स. सो व्हाट यू कैन राइट? In English language, there are two types of articles, definite and indefinite articles. In order to use these two types of articles correctly, we need to remember that the spelling of the words is different from the pronunciation of the words. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगेन मैंने डियर ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिए हैं. ठीक है. व्हाट आर वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने सारा आंसर आपको रिवाइज करवा दिया था. ठीक है. देन नेक्स्ट इज नेम द explain the elements of communication cycle. Again this also I have already explained, dear students. Explain the factors affecting perspective in communication. This is very important. So the factors affecting perspective in communication are as follows. What are the factors? First is visual perception. What is visual perception? Visual perception is, dear students, a mental block. Visual perception is a mental block. क्या होता है इसमें? मेंटल ब्लॉक दैट रिजल्ट फ्रॉम योर ओन परसेप्शन. नेक्स्ट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज, बोथ सेंडर एंड रिसीवर शुड हैव अ reasonably comfortable language. Then next is past experiences. Your past experiences shapes your attitude towards a person, place or situation. तो ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे. Then prejudices. Often communication fails because the sender or receiver have some prejudices regarding each other. Then next is feeling. Our feelings or state of mind plays an important role in act of communication. Next is environment. If the environment in which you are communicating is not stable, or it is very noisy, or it is not very comfortable or convenient, so it can affect the communication. ठीक है. Next is to explain the meaning of phrase with an example. This is a very simple question. So it is a group of words that just give some hint of the idea that the sender of the message wants to communicate.
So the example is early in the morning, hard work, set aside, etc. ठीक है. So these all are the question answers of this chapter. I hope that you have understood this chapter thoroughly, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.